और बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरियाणा को सुपर हाईवे की सौगात मिली है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिलान्यास किया है और हरियाणा को यह सौगात मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया गया है। इस पर अभी काम चल रहा है, तो तेज गति से इस काम को हम करेंगे। हमने अपने यहाँ स्टेट हाईवेज के जो टोल बैरियर्स हैं, 17 टोल बैरियर्स, ये भी हमने हटाए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2500 किलोमीटर की इंटरनल जो सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्र की, उनकी हमने योजना बनाई है। लगभग 5000 किलोमीटर सड़कें और आज बचती हैं। इसको भी हम आने वाले वर्षों में पीडब्ल्यूडी के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर एक यातायात का एक नेटवर्क बनाएंगे। 90 की 90 विधानसभाओं में हमारा नेटवर्क बहुत मजबूत है। हमने पिछले 5 वर्ष के अंदर 29,406 किलोमीटर सड़कें या तो उनका सुदृढ़ीकरण किया है, चौड़ाकरण किया है या नई बनाई गई हैं। तो इस प्रकार सब विषयों के ऊपर बराबर हम ध्यान देकर के आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल हाईवे के साथ जितने भी हमारे इश्यूज हैं, उन इश्यूज के बारे में भी अभी 2 दिन पहले ही उन सबको हमने आदान प्रदान किया है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हरियाणा सरकार के द्वारा किए जाने हैं, कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा किए जाने हैं। उन सब के साथ अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं। अभी 19 जून को मैंने एक पत्र भी लिखा आदरणीय गडकरी जी के नाम से कि जो हमारी सड़कें 9 सड़कें तो हमारी पेंडिंग हैं, जिसके अंदर अभी काम होना शेष है, उसको थोड़ा प्रारंभ करने की कोशिश यानी होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। और कुछ डिले भी हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि पानीपत का जो नेशनल हाईवे मुकरबा और पानीपत के बीच में रुक गया था, वो मेरे चेयरमैन साहब ने बताया कि उसके ऊपर शीघ्र काम शुरू हो गया है। उसका मैं धन्यवाद करता हूं। पानीपत पलवल के अंदर जो एक एलिवेटेड रोड, इसका काम बहुत स्लो चलता है। यदि उसके ऊपर तेजी लाई जाए तो आगरा नेशनल हाईवे, इस पर भी ट्रैफिक की जो गति है वो ठीक होगी। इस प्रकार से दिल्ली से जुड़े हुए जितने भी नेशनल हाईवे हैं, इनके कामों में भी थोड़ी गति लाई जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। अंत में आज के इस अवसर पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का आज जो शिलान्यास और उद्घाटन किए गए हैं, इसके लिए मैं अपने मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, पूरे विभाग का, सभी हमारे अन्य मंत्रीगण, केंद्र से राज्य मंत्री जितने हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके बाद मैं श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एंड एमएसएमई मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं वो हमें संबोधित करें और अपने विजन से हमें एनलाइटन करें। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी, हमारे पुराने सहयोगी मेरे विभाग में मंत्री थे, अभी हमारे केंद्र सरकार में कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे केंद्र सरकार में सहयोगी आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, विशेष रूप से अंबाला से आए हुए हमारे विधायक और केंद्रीय मंत्री आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, माननीय मंत्री अनिल विज जी, बनवारी लाल जी, ओम प्रकाश जी, संदीप सिंह जी, सभी मंत्रीगण हरियाणा के, उनके साथ साथ हमारे सभी एमपी श्री संजय भाटिया जी, धर्मवीर सिंह जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल, श्री रमेश चंद्र कौशिक जी, अरविंद कुमार शर्मा, ब्रिजेंद्र सिंह, नायब सिंह, सुभाष चंद्र जी, लेफ्टिनेंट जनरल डीप से सभी विधायकगण, श्री दीपेंद्र सिंह जी, श्री रामचंद्र जंगरा जी, दुष्यंत गौतम जी और उपस्थित सभी हमारे विधायकगण, हमारे अधिकारीगण और भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे खुशी हो रही है कि आज हरियाणा में करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा कुछ कामों को हमने पूरा भी किया और कुछ कामों का इस समय शिलान्यास भी हो रहा है। आप सब लोगों ने
इस सब कार्यों के लिए मुझे धन्यवाद दिए हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। पर मैं आपको ये नम्रतापूर्वक बताना चाहूँगा कि ये मेरा अकेले का श्रेय नहीं है। रात दिन हमारे राज्य मंत्री हो, हमारे सचिव हो, हमारे अधिकारीगण हो, NHAI के चेयरमैन हो, सभी लोग बहुत मेहनत और परिश्रम करते हैं और हरियाणा सरकार के भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने हमको सहयोग किया है, इसीलिए ये सक्सेस स्टोरी बनी है। मैं विशेष रूप से उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। ये सब रोड की जब डिमांड मनोहर लाल जी ने की थी, उस समय हमारे विभाग के सचिव युद्धवीर मलिक, ये भी हरियाणा के थे और उनके मन में उनको भी हरियाणा की काफ़ी जानकारी भी थी और उसके आस्था भी थी। ये जो काफ़ी ग्रीन अलाइनमेंट तैयार हुई है, इसमें उन्होंने विशेष रूप से रुचि लेकर हरियाणा के भूमिपुत्र होने के नाते उन्होंने भी इसमें काफ़ी रुचि दिखाई और उन्होंने भी इसके प्लानिंग में, योजनाओं में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज वो निवृत्त हुए, पर निश्चित रूप से उनके बारे में रिकॉग्नाइज करना, उनको धन्यवाद देना भी मेरा कर्तव्य है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक ये जो प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं, ये हरियाणा के विकास के लिए बहुत उपयोगी हो गए। विशेष रूप से जो दिल्ली से कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा जो हाईवे बन रहा है, जो जींद से जाने वाला है, वो भी हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में हम लोग बहुत बड़े प्रमाण पर लैंड एक्विजिशन के पैसे दे रहे हैं। आज के कोविड-19 की स्थिति में हमारे हाथ में इतने बड़े प्रमाण पर पैसा उपलब्ध होना, ये हरियाणा की इकोनॉमी को गतिशील करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का हाईवे है और उसमें से करीब 55,000 करोड़ हम हरियाणा में खर्चा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण हाईवेज है और ये देश के विकास में जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने हरियाणा और पंजाब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर, यहाँ से डायरेक्ट वेस्टर्न भारत को, पश्चिम भारत को, मुंबई को जो कनेक्टिविटी मिली है, दक्षिण भारत के लिए जो कनेक्टिविटी मिलेगी, इससे हरियाणा में इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण का भी बहुत बड़ा विकास होगा। मैं ये भी मानता हूँ कि स्वाभाविक रूप से ये सब हाईवे, जैसे हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी कह रहे थे कि वही अमेरिकन प्रेसिडेंट का वो वाक्य मैंने अपने ऑफिस में लिख के रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से समृद्धि आती है, संपन्नता आती है और इसलिए धीरे धीरे काफ़ी बॉटलनेक थे, अड़चने आती है, समस्याएं भी आती है। मुकरदमा चौक के कारण पानीपत बहुत जो रास्ता था, काफ़ी तकलीफ हो रही थी। समाधान ढूंढने में भी समय लगता है, अड़चने आती है और मैं अक्सर हमारे अधिकारियों को कहता हूं कि हमारा काम है कि हम समस्याओं को कैसे निपटाएं, पॉजिटिविटी का उपयोग कैसे करें और तुरंत निर्णय करके हम लोगों को समाधान कैसे दें। इस समय कोविड-19 के कारण भी बहुत बड़े प्रमाण की निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, डर है, फियर है और निगेटिविटी है। मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, विकास। तो हरियाणा को बड़ी सौगात ये मिली है और आपको बता दें कि नारनौल तक अब 6 लेन रोड हाईवे बनेगा। ये बड़ी सौगात हरियाणा को मिलेगी। इस्माइलाबाद से नारनौल तक 6 लेन हाईवे का निर्माण होगा। तो कुछ इस तरह से होगा हरियाणा में सड़कों का जाल। आपको बता दें कि 227 किलोमीटर लंबी सड़क गुरुग्राम, पटौदी, रेवाड़ी के बीच 4 लेन हाईवे का निर्माण होगा। NH 352 पर खर्च होगा 1,524 करोड़ रुपए। गति आपको जितनी गतिशील लगती है उतने मुझे नहीं लगती। इससे और 10 गुना गति बढ़ाने के बारे में मैं कह रहा हूं। पैसे की कमी नहीं है, आवश्यकता सोच की है। पैसा खड़ा किया जा सकता है। अब मैं इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, वर्ल्ड बैंक, ADB, अलग अलग प्रकार के मॉडल्स हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है और इसलिए पैसा खड़ा करके इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बदल सकते हैं।
और जब प्रधानमंत्री की सोच है कि हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी उन्होंने आह्वान किया है। और अगर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट अगर लानी है तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें बहुत जरूरी होती है। और 4 बातें आएगी तो विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा। इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल आएगा, कैपिटल और इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। तो मनोहर लाल जी, मेरी आपसे और एक अनुरोध है कि मैं जैसे रोड का मंत्री हूँ वैसे एमएसएमई का भी मंत्री हूँ, और आने वाले 5 साल में 5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करने का मैंने संकल्प किया है। अभी हमारे देश में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 29%, 30% है। हमारे देश का 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है, और 11 करोड़ जॉब एमएसएमई में क्रिएट हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी हमारे यहाँ जो विलेज इंडस्ट्री करके है, इसका टर्नओवर हमारा पिछले मार्च एंड तक 88,000 करोड़ था। और हरियाणा जो है वो किसानों की कर्मभूमि है, पंजाब और हरियाणा, और मैं भी किसान हूँ, और मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। देवीलाल जी को मैंने देखा था, काफ़ी अनुभव मैंने हरियाणा में किया है कि वहाँ का पर एकड़ गेहूँ और चावल का उत्पादन कितना अच्छा है। किसान बहुत मेहनती है, और इसलिए मैं अब आपको ये कहूँगा कि एग्रो एमएसएमई यानी ग्रामीण क्षेत्र में अब विकास हो, ग्राम पंचायत के जगह पर एक बड़ा उद्योग खड़ा हो, गाँव के लड़कों को गाँव में ही रोजगार मिले, और गांव समृद्ध संपन्न बने। गांव में अच्छी स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, गांव में अच्छा मार्केट हो, गांव में रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए सुंदर टाउनशिप हो, और एक इंडस्ट्री हो। और आप कभी इस रोड के लिए जैसे मेरे पास आते तो एक बार केवल एमएसएमई के लिए आइए। हरियाणा में चावल में से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिली है, अब मक्के से इथेनॉल बना सकते हैं। 3 साल तक हमारे पास पर्याप्त इतना चावल और गेहूँ हमारे पास है। हमारे पास 2 साल तक इतनी शुगर है। हम 6,000 करोड़ रुपए शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए, 60 लाख टन शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। क्यों नहीं हम लोग राइस को इथेनॉल में बनाएं, और चीनी बनाने के बजाय शुगर के जूस से सायरप बनाकर पूरा इथेनॉल बनाएं, जो भारत सरकार खरीदने के लिए तैयार है। मैं लगभग 12 साल से इसकी कोशिश कर रहा हूँ, और 12 साल में लगातार ये बात को कह रहा था, आप सबको कन्विंस हो गए। पर आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज हम लोग 1 लाख करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी बना सकते हैं, जिसमें हरियाणा और पंजाब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और किसानों, इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, सीधा उसका रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल राजस्थान संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट, कांग्रेस विधायक दल की बैठक अभी चल रही है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे बैठक शुरू होनी थी और अब बैठक जारी है, लेकिन बैठक में सचिन पायलट नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी, पायलट समर्थित विधायक भी बैठक में मौजूद नहीं है। लगातार इसी पर निगाहें बनी हुई थी कि क्या सचिन पायलट इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन अब पायलट गुट के विधायकों का दावा है कि गहलोत को हटाने पर वापसी पर विचार करेंगे, कि अगर गहलोत को हटाया जाएगा तो ही पार्टी में वापसी की जो है उस पर विचार किया जाएगा। पार्टी में निष्ठा का मतलब गहलोत की गुलामी। आपको बता दें कि 19 विधायकों के साथ सचिन पायलट इस वक्त गुरुग्राम में है। तो ये बड़ा अपडेट राजस्थान सियासी संकट से जुड़ा आप तक पहुंचा रहे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है, लेकिन इस बैठक में सचिन पायलट मौजूद नहीं है, और ना ही सचिन पायलट समर्थक कोई विधायक इस बैठक में पहुंचा है। तो ऐसे में अब लगातार संकट बढ़ता हुआ राजस्थान सरकार पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि पायलट गुट के विधायकों ने कुछ दावा भी किया है। पायलट गुट के विधायकों का कहना है कि अब गहलोत को हटाने पर ही वापसी पर विचार किया जाएगा, और पार्टी में निष्ठा का मतलब है गहलोत की गुलामी। ये ट्वीट मुकेश भाकर की तरफ से किया गया था। और आपको बता दें कि इस वक्त सचिन पायलट के साथ 19 विधायक गुरुग्राम में मौजूद हैं। तो देखिए किस कदर लगातार राजस्थान सरकार पर संकट के बादल साफ तौर पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भविष्य त्यागी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भविष्य, देखिए सुबह मुकेश भाकर की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि कांग्रेस में निष्ठा का मतलब
अशोक गहलोत की गुलामी, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है। और इसके बाद ना तो सचिन पायलट बैठक में पहुंचे, ना ही उनके समर्थित जो है विधायक वो इस बैठक का हिस्सा बने हैं। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसी भी तरीके से नरमी के मूड में यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं सचिन पायलट। आगे की स्थिति अब क्या रहेगी? क्या पार्टी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, नोटिस थमाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि भाकर की तरफ से ट्वीट किया गया था और उनके ट्वीट से, उनकी ट्वीट की जो लैंग्वेज थी उससे साफ लगा कि अब किसी तरह के मूड में पायलट खेमा नहीं है। लेकिन दो अपडेट यहां पर आ रही हैं कि एक तरफ जहां सीएलपी की बैठक में नहीं पहुंचे हैं सचिन पायलट, तो दूसरी तरफ बीजेपी, जो राजस्थान बीजेपी है, उसकी भी एक बैठक शुरू हो चुकी है। यानी बीजेपी भी प्रदेश में सक्रिय हो चुकी है। सरकार गठन के क्या नए समीकरण हो गए, इस पर मंथन किया जा रहा है। सचिन पायलट को लेकर जो अपडेट मिल रहा है कि सचिन पायलट नहीं पहुंचे सीएलपी के लिए मीटिंग में। उधर एक और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है पूजा कि जो बातचीत है आला कमान से सचिन पायलट की, वो नहीं हो पाई है, क्योंकि बीते दिन जो खबरें आई थी कि सचिन पायलट और गहलोत से प्रियंका गांधी ने बातचीत की है, मनाने की कोशिश की है, क्योंकि मान मनव्वल का जो दौर है वो लगातार चल रहा था। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कोई बातचीत नहीं हो पाई है। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं कि या तो बातचीत के बाद भी सचिन पायलट अपनी बात पर अड़े हुए हैं, या फिर वाकई ये बातचीत नहीं हो पाई है। जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट और केंद्रीय आलाकमान के बीच रहा है। तो इसका अब क्या कुछ रुख होगा सचिन पायलट का, क्योंकि अब ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि सचिन पायलट और उनके खेमे पर कार्रवाई हो सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो कर सकती है कांग्रेस पार्टी। और ऐसे में क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से 4-5 दिन से खबरें निकलकर सामने आ रही थी, उस बीच ये भी खबर आई थी कि सचिन पायलट एक तीसरी पार्टी बना सकते हैं, तीसरे मोर्चे का गठन हो सकता है, प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से पार्टी बनाई जा सकती है। लेकिन स्थिति अभी कुछ भी कहना इसमें जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े ये कह रहे हैं कि फिलहाल संकट में कमलनाथ की जगह गहलोत सरकार जरूर है, लेकिन बीजेपी के लिए स्थिति सरकार बना पाने की बहुत मुश्किल नजर आ रही है कि कैसे नंबर गेम जो है। क्योंकि देखिए, अगर 20 से 30 विधायकों का जो एक दावा किया जा रहा था कि पायलट के साथ में 20 से 30 विधायक हैं, अगर वो भी विधानसभा से अपने इस्तीफा देते हैं तो ये जो संख्या बैठती है ये 170 के आसपास बैठती है। और उस मामले में भी जो निर्दलीय विधायक हैं उनका समर्थन 13 में से 10 का समर्थन कांग्रेस को मिला हुआ है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्दलीय विधायक हैं उस कोटे में कैसे सेंध लगा पाएगी बीजेपी, क्योंकि अगर कुछ इस तरह की स्थिति होती है तो लगभग 8 से 10 कम से कम निर्दलीय विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को। तो इतनी बड़ी सेंध कैसे लगा पाएगी, ये अपने आप में बीजेपी के लिए भी चुनौती होगी। जी बिल्कुल भविष्य, यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन यहाँ पर समझना यह भी होगा कि अगर अब पार्टी की तरफ से सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों पर कुछ एक्शन लिया जाता है, मान लीजिए उनको बर्खास्तगी का नोटिस थमाया जाता है, लेकिन अगर उनकी विधानसभा सदस्यता बनी रहती है तो यहां पर गहलोत सरकार के लिए फिर भी संकट बना रहेगा लगातार। तो ऐसे में अब क्या प्लान बी होगा? क्या इस पर कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, प्लान बी कांग्रेस का क्या होगा, गहलोत सरकार का क्या होगा, क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, कि एक सख्त एक्शन लिया जा सकता है सचिन पायलट और उनके खेमे पर। लेकिन अब क्योंकि देखिए, कड़वाहट जो गहलोत सरकार और सचिन पायलट के बीच चल रहा है, लंबे वक्त से चल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर से लेके बीडीओ तक, यानी ब्लॉक स्तर तक जो अधिकारियों की पोस्टिंग या तमाम चीजें हुई हैं, उसमें कहीं पर भी सचिन पायलट को तरजीह नहीं दी गई। ऐसा कहा जाता है, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिलती है कि कहीं भी सचिन पायलट से पूछा नहीं गया, उनके पसंद का अफसर उनको उनकी जगह पर नहीं मिला, तो एक तरीके से दरकिनार रखा गया है। वो कड़वाहट जब से सरकार का गठन हुआ, क्योंकि मेहनत सचिन पायलट ने विधानसभा के चुनावों में बहुत की थी और उसका नतीजा भी देखने को मिला, किस तरीके से एक मजबूती के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन जो लगातार दरकिनार किया गया अशोक गहलोत की तरफ से सचिन पायलट को, वो कड़वाहट जो लंबे समय से चली आ रही थी, वो एसओजी का जब नोटिस गया सचिन पायलट को और 2 और विधायकों को, तब ये कड़वाहट एक अस्थिरता के रूप में निकली है पूजा, अस्थिर स्थिति पैदा कर दी है।
उस एसओजी के नोटिस ने, क्योंकि उसी के बाद सचिन पायलट भड़के और एक तरह से बातचीत करने की भी कोशिश हुई, अंदर खाने जो खबरें निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन वो स्थिति बन नहीं रही क्योंकि पायलट खेमा लगातार ये कह रहा है कि सीएम पद की वो मांग की जा रही है। हालांकि सचिन पायलट की तरफ से खबरें आई थी कि वो अपने 4 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करवाना चाहते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों को सबसे पहले उससे रूबरू करवाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान संकट पर बीजेपी की अब बैठक चल रही है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी भी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ इस बैठक में मौजूद हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सतीश पूनिया भी इस बैठक का हिस्सा है। तो राजस्थान संकट पर अब बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस की बैठक चल रही है, लेकिन उसमें सचिन पायलट वहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में सतीश पूनिया भी इस बैठक का हिस्सा है, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। भविष्य त्यागी लगातार मेरे साथ बने हुए। भविष्य देखिए, अब एक तरफ बीजेपी की भी बैठक चल रही है, जहां लगातार अब राजस्थान की जो स्थितियां हैं उनको मध्य प्रदेश की स्थितियों से कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा था, लेकिन भविष्य मुझे लगता है कि स्थितियां यहां पर काफी ज्यादा अलग हैं। क्योंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो वहां पर उनको ना तो डेप्यूटी सीएम का कुछ पद मिला था, ना ही प्रदेश अध्यक्ष का कुछ पद मिला था, लेकिन उसके बाद जब वो वहां बीजेपी में शामिल हुए तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। लेकिन अगर यहां पर हम राजस्थान की स्थितियों को समझने की कोशिश करें तो यहां पर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष का पद भी दिया गया और साथ ही उन्हें डेप्यूटी सीएम का पद भी मिला, लेकिन नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो ऐसे में अब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की अगर स्थितियों की बात की जाए तो यहां पर स्थिति काफी ज्यादा अलग है। भविष्य बिल्कुल पूजा, जैसे आपने बताया कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति थी वो काफ़ी राजस्थान से अलग है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है राज्यसभा सीट की मांग कर रहे थे और कहीं ना कहीं वहाँ पर एक चेहरा दिग्विजय सिंह के तौर पर था, राज्यसभा सांसद के तौर पर जिन्हें नामांकित किया जाना था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि नंबर्स में 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं तो प्रियंका गांधी को वहाँ से लाकर राज्यसभा भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया दरकिनार होते दिख रहे थे और उसी के लिए इसी स्थिति को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो फैसला लिया था। लेकिन जैसा आपने कहा कि यहां पर प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास है और डेप्यूटी सीएम का पद भी उनको दिया गया। लेकिन जो मैंने आपको एक बात बताई कि लगातार अगर हम इसको ग्राउंड लेवल पर देखें तो चाहे आईएएस आईपीएस का रिशफल हो, ब्लॉक स्तर की भी पोस्टिंग हो या किसी भी तरह के बड़े निर्णय हो जो कैबिनेट तय करता है, कैबिनेट में तय होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं बिल्कुल दरकिनार कर रखा था सचिन पायलट को। और यही नाराजगी बढ़ते बढ़ते अब प्रदेश को एक अस्थिरता के दौर में ले आई है। और क्योंकि अब जैसा आपने अपडेट दिया तमाम दर्शकों को कि फिलहाल बीजेपी की बैठक भी शुरू हो गई है, यानी बीजेपी भी सक्रिय हो गई है तमाम समीकरणों को साधने के लिए, क्योंकि फिलहाल स्थिति ऐसी है कि चुनौती जरूर बीजेपी के लिए है नंबर साधने, लेकिन साम दाम दंड भेद इसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। और ये केवल इस बैठक से नहीं, इससे पहले भी जैसे ही अस्थिरता की शुरुआत प्रदेश में हुई है उसी के साथ जो है बीजेपी एक्टिव हो गई थी। क्योंकि देखिए जो कई अशोक गहलोत के जो कई करीबी थे उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और ये कहा गया कि टैक्स चोरी को लेकर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का भी एक दृश्य दिखाई दिया है राजस्थान में। लेकिन भविष्य यहाँ पर अगर साफ तौर पर समझा जाए तो कहीं भी बीजेपी सीधे तौर पर आगे आती हुई नजर नहीं आई है। देखिए इस वक्त बीजेपी के पास 72 विधायक हैं और बहुमत के लिए उन्हें 29 विधायक और चाहिए, यानी कि कुल 101 चाहिए। अगर यह भी मान लिया जाए कि जो कांग्रेस के पास 13 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट जो एमएलएज हैं अगर वो भी बीजेपी का समर्थन दे देते हैं तो भी स्थिति जो है यहां पर 101 से काफी ज्यादा दूर ये आंकड़ा बीजेपी के पास रहता है। तो ऐसे में अब बीजेपी किस तरीके से आगे काम कर सकती है? अगर सरकार की बात की जाए, राजस्थान सरकार में जो अटकलें अब तेज हो रही हैं कि क्या बीजेपी वहां पर नजर आ सकती है, या क्योंकि अभी स्थिति काफी ज्यादा यहां पर अटकती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के लिए भी चुनौतीपूर्ण। जी बिल्कुल, देखिए पूजा समझा दे दर्शकों को, क्योंकि जो आंकड़ों का फेर है, क्योंकि फिलहाल 200 विधानसभा सीटें राजस्थान विधानसभा में हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के 107 में से फिलहाल जो उनके पास संख्या है 30 विधायक इस्तीफा भी दे दें तो सदन में विधायकों की संख्या 170 हो जाएगी। ऐसे में बहुमत के लिए 86 विधायकों की जरूरत होगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि 20 से 30 विधायक हैं, तो आंकड़े ही आगे पीछे हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल जो मानेसर में विधायक मौजूद हैं, जो पायलट खेमे के विधायक हैं, कहा जा रहा है अलग अलग दावे हैं, कहा जा रहा है 18 विधायक वहां पर मौजूद हैं और सचिन पायलट की तरफ से 20 विधायकों का दावा किया जा रहा है। तो ये आंकड़े थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो एक ओवरऑल एक मोटा एक आंकड़ों की स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं कि भविष्य, अगर आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, वापस आपका रुख करूंगी। एक और बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, दर्शकों को सबसे पहले उससे रूबरू करवाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट जो सामने आया है उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। पायलट गुट ने आलाकमान के सामने 3 मांगे रखी हैं। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है, आलाकमान के सामने 3 मांगे रखी गई हैं। पायलट को सीएम बनाने की मांग, देखिए सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर मिल पा रही है कि पायलट को सीएम बनाने पर आलाकमान राजी नहीं है, लेकिन सचिन पायलट ने ये मांग रखी है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को हटाने की मांग, पायलट समर्थकों को अहम मंत्रालय देने की मांग भी रखी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 मांगे सचिन पायलट की तरफ से रखी गई हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सचिन पायलट ने गुट के आलाकमान के सामने 3 मांगे इस वक्त रखी हैं। पहली मांग पायलट को सीएम बनाने की रखी गई है और दूसरी मांग जो है, पायलट को सीएम बनाने पर आलाकमान राजी नहीं है। देखिए कि ये बात बता दें कि हालांकि मांग रखी गई है सचिन पायलट की तरफ से, लेकिन आलाकमान राजी नहीं है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को हटाने की मांग भी सचिन पायलट की तरफ से रखी गई है। पायलट समर्थकों को अहम मंत्रालय देने की मांग भी रखी गई है। भविष्य, देखिए अब 3 मांगे रखी गई हैं, क्या कहा जाए अब इस पर? पूजा, जैसी स्थिति बन रही है अब तो ये साफ हो चुका है कि जो पायलट खेमा है और जो केंद्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का है, उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह की जो मान मनोबल का दौर उनकी तरफ से चल रहा था, उसमें कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है। हालांकि जो मांग रखी गई है कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए, अविनाश पांडे को हटाया जाए, जो कांग्रेस के प्रदेश इंचार्ज हैं उनको हटाने की मांग रखी गई है। और पिछले कुछ दिनों से जो ये भी खबरें आ रही थी कि कुछ विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, तो अब स्थिति यह है कि अब अपनी मांगे रख दी गई हैं पायलट खेमे की तरफ से, सचिन पायलट की तरफ से। अब इस पर अगर सहमति बनती है, हालांकि इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत ही कम नजर आ रही हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो इस बात को कई बार कह चुके हैं कि अगर सचिन पायलट को किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की परेशानी, अपनी बातें रखनी थी तो पार्टी फोरम पर रखनी थी। इस तरह की स्थिति नहीं करनी चाहिए। आपको रोकना चाहूंगी, समय की थोड़ी सी कमी है, फिर से आपका रुख करूंगी, लगातार अपडेट्स आपसे लूंगी।